हमारे जो आई लेंस की बेटा कर्वेचर चेंज करने की एबिलिटी है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना दे रहा है, जहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ पर बेटा, और जहाँ पर लाइट बहुत कम होगी वहां पीपल का साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा, ताकि से ज्यादा लाइट रेज क्या हो, एंटर हो। रेटिना पर इमेज जब बनती है तभी हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है, पास में आ रहा है। तो ये लेंस को क्या कर रहा होगा, प्रेस। जब लेंस को प्रेस करेगा तो लेंस कैसे हो जाएगा बेटा, थिक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग, बैठ जाओ बेटा सब लोग। तो हम यहाँ पर बेटा आज एक नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे, कौन सा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन, हाउ द जोश। तो बेटा इसी जोश के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलरफुल वर्ल्ड, रंगीन दुनिया। ये रंगीन दुनिया दिखती कैसे, आंखों से। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज आईज में एंटर हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट मुझे क्या होता है, विजुलाइज। किस कलर का दिखाई देता है, जिस कलर की लाइट रेज मेरे आईज में क्या होगी, एंटर। अगर कोई मुझे ऑब्जेक्ट रेड दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से रेड कलर की लाइट रे क्या हो रही है, मेरे आईज में एंटर हो रही है। यस अनु। तो बेटा उसी ह्यूमन आई का हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस वाइज समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरी आंखों में देखना होगा। तो मेरी आंखों में देखो, तो हम यहां पर आंखों में देख के क्या करेंगे बेटा, सीक्वेंस वाइज स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आईज में देखें तो एक ट्रांसपेरेंट आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सबसे पहले लाइट जो रिफ्रैक्ट होगा वो कौन सी सरफेस से होगा, कॉर्निया से। और आई में जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है वो किससे होता है, कॉर्निया से। उसके बाद किसी की आंखों का कलर पता लगाना है। दिखता है ना, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें कैसी है, ब्लैक है, किसी की आंख ब्लू, किसकी आंखें ब्लू है, ठीक है, ब्लू आइज। हाँ, तो बेटा जो आइज का कलर बताता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। अब उस आइरिस के सेंटर पे एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपल। तो लाइट रे कहां किससे एंटर करती है, पीपल से। अब पीपल का साइज क्या हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। पीपल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। अगर जहां पर लाइट बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर पीपल का साइज क्या हो जाएगा, कम, और जहां पर लाइट बहुत कम होगी वहां पीपल का साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा, ताकि से ज्यादा लाइट रेज क्या हो, एंटर हो। पीपल से लाइट रेज एंटर करने के बाद हम बात करेंगे आई लेंस की। हमारा जो आई लेंस होता है बेटा उसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्ज। कैसा होता है, कन्वर्ज, यानी कि ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज। आई लेंस हमारा कैसा होता है, जेली लाइक मेम्ब्रेन होता है, जेली सब्सटेंस का बना होता है। ये आई लेंस लाइट को कन्वर्ट करके इमेज कहां पे बनाता है बेटा, रेटिना। रेटिना पे अगर इमेज बन रहा है यानी कि ये रेटिना कैसा काम कर रहा है, एज अ स्क्रीन। तो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। और रेटिना का साइज कैसा होता है, स्मॉल। तो ये कैसा बनाएगा बेटा, डिमिनिश्ड इमेज। नेक्स्ट, रेटिना पर इमेज जब बनती है तभी हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रेटिना पर हमारे क्या होता है बेटा, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं, उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन को कौन सा सिग्नल समझ में आता है, इलेक्ट्रिकल। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने भी होंगे कहां पर, हमारे माइंड में। तो वो किसके थ्रू जाएंगे, नर्व के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। क्या ये बात समझ में? तो सबसे आउटर वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट क्या होगा, मैक्सिमम रिफ्रैक्ट। फिर पीपल के थ्रू लाइट रेज कहा जाएगा बेटा हमारे आई लेंस पे। आई लेंस उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट करके इमेज का बना देगा, रेटिना पर। जब रेटिना पर इमेज बनेगी तभी हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखाई देगा। अब इस कॉर्निया और आई लेंस के बीच में कुछ लिक्विड क्या होता है बेटा, फिल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर।
इन सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट होके बेटा इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, रेटिना। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो? अगर हम अपने आई लेंस की बात करें तो हमारा आई लेंस अपना कर्वेचर क्या कर सकता है बेटा, चेंज। किसकी हेल्प से, स्लेरी मसल्स की हेल्प से। हमारे आई लेंस को किसने होल्ड कर रखा है, स्लेरी मसल्स। तो जब हमारी आई लेंस, जब हमारा आई क्या होता है, स्लेरी मसल्स क्या होता है बेटा, रिलैक्स्ड होता है। और एक क्या होता है, जब हम पास वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या आता है उस पर, स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर हमारा स्लेरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में है तो हमारा लेंस कैसा हो जाएगा बेटा, थिन, है ना, रिलैक्स में कैसा हो जाएगा, थिन। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आई लेंस का, इंक्रीज। और कर्वेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये हमें याद रखना है या ना? जैसे जैसे कर्वेचर इंक्रीज होता जाएगा, कर्वेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज। इज इट क्लियर? अगर स्लेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास में आ रहा है, तो ये लेंस को क्या कर रहा होगा, प्रेस। जब लेंस को प्रेस करेगा तो लेंस कैसे हो जाएगा बेटा, थिक। अगर लेंस थिक होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन कर्वेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो हमारा आई लेंस क्या कर सकता है बेटा, अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्लेरी मसल्स। अच्छा, क्यों कर्वेचर चेंज करता है? यस, क्यों कर्वेचर चेंज करता है? डाउट, हाँ बोलो, डाउट बोलो। कि सबसे पहले रिलैक्स जब होता है सिलेरी मसल्स, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है अप्रोक्सीमेटली? अगर बेटा हमें, अगर हम रिलैक्स कंडीशन में, तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कौन सा वाला देख रहे हैं, इन्फिनिटी वाला। तो इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आएंगी कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द जब प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पर। यस सर नो? तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी बेटा वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा किसका बेटा, उस समय लेंस और रेटिना के बीच का, वो किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ। वो अप्रोक्स कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, चलो यहां पर बेटा अब हमने बात की कि हम पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कर्वेचर चेंज करता ही क्यों है, हमारा आई लेंस कर्वेचर चेंज करता ही क्यों है, ताकि से इमेज कहां पे बने, रेटिना। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर है, तो आपको इमेज कहां पे बनानी है, रेटिना पे। रेटिना और आई लेंस अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो आपको क्या चेंज करवाना पड़ेगा, कर्वेचर। हमारे आई लेंस की इसी एबिलिटी को बेटा हम क्या बोलता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है बेटा, एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स या टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ की जगह हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कर्वेचर। किसकी हेल्प से करता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ स्लेरी मसल्स। क्यों करता है, क्यों करता है, टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। क्या ये बात क्लियर हुआ? इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हमारे जो आई लेंस की बेटा कर्वेचर चेंज करने की एबिलिटी है वो थोड़ा सा लिमिटेड है ना। तो उसकी वजह से यहां पर अगर हम बात करें कि हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 1/16 सेकंड। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है कि जब भी कोई इमेज रेटिना पे बनेगी वो तुरंत गायब नहीं होगी, कुछ टाइम तक वो वहां पर क्या रहेगी बेटा, फॉर्म रहेगी। तो उस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो कोई भी इमेज हमारे रेटिना पे कितने टाइम का रहता है, 1/16 सेकंड। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? जैसे एक क्वेश्चन है, when light ray enters the eye most of the refraction occurs, कितने प्रतिशत भारतीयों का आंसर है ऑप्शन ए, कितने यूक्रेनियन का आंसर है बी, और कितने लोगों का आंसर है सी, और कितने लोगों का आंसर है डी।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है वो कौन से सरफेस पे होता है, कॉर्निया। अब वो कॉर्निया कौन सा था, हमारे आई का सबसे आउटर पार्ट। अच्छा एक और पार्ट होता है कौन सा, स्लेरा। स्लेरा किसको बोलते हैं, ये जो हमें व्हाइट पार्ट दिख रहा है ओपेक होता है। ये कैसा होता है बेटा, ओपेक। ये हमारी आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट, और क्या करता है, उसका शेप को मेंटेन करता है। इज इट क्लियर बेटा। तो हमने स्ट्रक्चर कैसे समझा, आंखों में देखो के, हाँ है ना। अगर किसी पर्सन का बेटा नियर साइटनेस और फार साइटनेस 25 और इंफिनिटी नहीं है तो वहां पर उसको क्या होता है, डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम कौन से डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, मायोपिया, है ना। मायोपिया मतलब मेरा पिया नहीं है बेटा, है ना। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटनेस या फिर नियर साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस मतलब दिखाई देना, यानी कि इस डिफेक्ट में पर्सन को कौन सा वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, नियर बाय, लेकिन फार ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं दे रहा। यस अनु, ये जनरली बेटा किसको होता है, यंग एज पर्सन को। किसको होता है, यंग एज। मुझे भी कौन सा है बेटा, मायोपिया। तो हैंस प्रूव्ड मैं अभी भी क्या हूं, यंग। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई मायोपिक आई है, मायोपिक आई मतलब जिसका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो फार पॉइंट होगा जहां तक वो देख सकता है। जहां तक वो देख सकता है तो उसकी इमेज कहां बन रही होगी, रेटिना पर। तो ये इसका क्या है बेटा, फार पॉइंट। तो यहां से जब लाइट रेज आएगी बेटा तो वो इमेज कहां बना रहा होगा, रेटिना। क्या ये इंफिनिटी है क्या, नहीं। अगर हम इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो इंफिनिटी से लाइट रेज कैसे आएंगी बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट को कहां कन्वर्ट कर रहा है, रेटिना के सामने। लेकिन मुझे तो कब दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, जब इमेज कहां बनेगी, रेटिना। लेकिन यहां पर कहां बन रही है बेटा, रेटिना के सामने। ऐसा क्या हुआ होगा, यहां पर हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है बेटा, इंक्रीज। क्योंकि हमारा आई लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। उसको कन्वर्ज यहां करना था लेकिन उसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, इंक्रीज। तो इसका करेक्शन क्या होगा, तो इस कन्वर्जिंग पावर को करेक्ट करने के लिए मुझे एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जिसका नेचर कैसा हो, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग नेचर कौन सा होता है लेंस का, कॉनकेव। तो हमने यहाँ पर कौन सा यूज किया बेटा, कॉनकेव। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। ये कॉनकेव लेंस कर क्या रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा, लेकिन क्या कर रहा है ये बेटा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बना दे रहा है जहां पर उस ऑब्जेक्ट को, जब उस पर्सन को दिखाई देता है। इस पर कर क्या रहे, क्या डिफेक्ट को बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नहीं। अगर मैं इस पर हटा दूं, खा गए सब लोग, तो ये अगर मैंने इस पर हटा दिया तो अभी भी मुझे डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट को सिर्फ क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। क्या कैसे कर रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बना दे रहा है जहां मुझे दिखाई दे। क्या ये बात क्लियर हुआ। तो मायोपिया कौन सा डिफेक्ट है बेटा, इसमें पास का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। अगर इसका उल्टा बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम घर का लॉन्ग साइटनेस, मतलब साइटनेस मतलब दिखाई देना। यहां पर कौन सा दिखाई देगा बेटा, दूर का। फार ऑब्जेक्ट उसको क्या होगा बेटा, विजुलाइज, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट विजुलाइज नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ। ऐसा क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है बेटा कि एक पर्सन का हाइपरमेट्रोपिक आई की बात करें तो इसका ये कौन सा पॉइंट है बेटा, नियरेस्ट, यानी कि इसको यहां पे दिखाई दे रहा है, इतना पास दिखाई दे रहा है लेकिन उससे पास ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका क्या होगा, कुछ नियरेस्ट पॉइंट होगा, लेकिन वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, तभी तो डिफेक्ट है ना। तो इसका कोई नियरेस्ट पॉइंट है, तो उस नियरेस्ट पॉइंट की इमेज कहां पे बन रही है, रेटिना पर, यानी कि उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब हाइपरमेट्रोपिक आई वाला अगर इस पास वाले ऑब्जेक्ट को देखे तो उसकी इमेज कहां बन रही है बेटा, रेटिना के पीछे। कहां बन रही है, रेटिना के पीछे। लेकिन उसको ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, जब इमेज कहां बने, रेटिना। क्या ये उसको दिखाई देगा, क्या नहीं। तो इसके लिए यहां पर क्या हुआ होगा कि हमारे आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसको कन्वर्ट यहां करना था, लेकिन ये कन्वर्ट कहां कर रहा है, बाद में। तो मुझे एक ऐसे लेंस की रिक्वायरमेंट होगी जो इसकी कन्वर्जिंग पावर को क्या कर दे, इंक्रीज। तो कन्वर्जिंग पावर कौन इंक्रीज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे करेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस कर क्या रहा है,
इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मुझे दिखाई नहीं देता है उसकी इमेज कहाँ बना रहा है, जहां मुझे दिखाई दे रहा है। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, तो बेटा हम अब इसको एक चार्ट में समझ लेते हैं, है ना। मायोपिया कौन सा है? जिसमें पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इसमें इमेज कहां बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब यहाँ पे कॉज क्या होगा, यहाँ पे रेटिना के सामने इमेज क्यों फॉर्म हो रहा था? क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया था, इंक्रीज। अगर कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हुआ है तो फोकल लेंथ क्या हो गया होगा, डिक्रीज। कैसे पता? क्योंकि लेंस में बेटा एक रिलेशन पड़ा है, P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ गया है तो फोकल लेंथ क्या हो गया होगा, कम। अब फोकल लेंथ कम हुआ है तो फोकल लेंथ कब कम होता है, जब कर्वेचर इंक्रीज हो जाए। हाँ या ना? कर्वेचर क्या हो गया बेटा यहाँ पर, इंक्रीज। कर्वेचर क्या हो चुका है, इंक्रीज। तो क्या हम इसी रीजन को लिख सकते हैं क्या? हाँ। कैसे? आई लेंस का कर्वेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैसे याद रखोगे? पावर बढ़ रहा था, फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज। फोकल लेंथ डिक्रीज मतलब कर्वेचर क्या हो गया है, इंक्रीज। दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं आई बॉल क्या हो गया है, इलोंगेट। पहले इमेज यहां बन रही थी, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, इमेज यहां बन रही थी। इमेज को सामने कैसे लाओगे? अगर रेटिना थोड़ा सा पीछे हो जाए तो हमारा आई बॉल क्या हो चुका है, थोड़ा इलोंगेट हो चुका है। इसका करेक्शन कौन सा है, कॉन्केव, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ा था, हमें कम करना है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कौन सा था, जिसमें पास का दिखाई नहीं देता और दूर का दिखाई देता। ये जनरली किसको होता है बेटा, ओल्ड एज पर्सन, है ना। जब आप ऐसा हाइपरमेट्रोपिया में पहुंच जाओ तो आप क्या हो चुके बेटा, बूढ़े हो चुके, है ना। यहां पर इमेज कहां बन रही थी बेटा, बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, डिक्रीज। अगर कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुआ होगा तो फोकल लेंथ क्या हुआ होगा, इंक्रीज, यानी कि कर्वेचर क्या हुआ होगा, डिक्रीज। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो हम इसी को कॉज बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका। दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा आई लेंस का, हमारा आई का स्ट्रक्चर, इमेज कहां पे थी, मान लो रेटिना पे। अब हमें कहां लेके आना है, रेटिना के पीछे, तो रेटिना को आगे लेके जा सकते हैं। हाँ या ना? तो हमारे आई बॉल क्या हो चुका है, स्मॉल। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया था, डिक्रीज। तो कन्वर्जिंग पावर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। हाँ या ना? अब मान लो किसी की किस्मत ही खराब है, किसी को ये दोनों ही हो गए, तो ना पास का दिखाई दे रहा है ना दूर का, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। हाँ या ना? इसका कॉज क्या है, स्लेरी मसल्स क्या हो जाते हैं बेटा, वीक हो जाते हैं, है ना। तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल। कौन सा लेंस, बाइफोकल। बाइफोकल मतलब दो फोकल लेंथ के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेंस यूज कर। अब देखो इसको पास का दिखाई नहीं दे रहा है और दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। पास का जब दिखाई नहीं देता तो हम कौन सा लेंस यूज कर रहे थे करेक्शन के लिए, कौन सा? जब पास का दिखाई नहीं देता तो हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस यूज कर रहे थे, कॉन्वेक्स। अच्छा, अब जब दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको ये दोनों लेंस क्या करने पड़ेंगे बेटा, यूज। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बाइफोकल लेंस। अब इसमें भी ये होता है कि बाइफोकल लेंस में अपर पार्ट किसका बना हुआ, लोअर पार्ट किसका बना हुआ। तो बेटा जब आप आई लेंस यूज कर रहे हो, है ना, सॉरी जब आप स्पेक यूज कर रहे हो, तो अगर आप अपने लेंस स्पेक की बात करो, तो जब आप दूर देखते हो तो आप अपने लेंस का कौन सा पार्ट यूज कर रहे होते हो, अपर पार्ट। तो अपर पार्ट किसका होना चाहिए आपका, कॉनकेव, क्योंकि दूर का देखने के लिए कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव। लेकिन जब आप पास वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो तो आप अपने लेंस का कौन सा यूज कर रहे होते हो, लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट किसका बनाना चाहिए, कॉन्वेक्स। क्या ये बात समझ में आया? एक होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या हो जाता है बेटा, ब्लर विजन, मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ये क्यों हो जाता है बेटा, जैसे हम लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें डस्ट जम जाता है, तो तुम आंखों को ज्यादा यूज करोगे तो उस पर क्या होता है, कुछ क्लाउडी टाइप का मेम्ब्रेन जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लर। क्योंकि वो आई लेंस को क्या बना रहा होता है, ओपेक बना रहा होता है। तो उसका करेक्टिव मेथड क्या है, ऑपरेशन करवा लो। हर चीज स्पेक से सही करवाओगे क्या, तो क्या कर लोगे बेटा, वहां पर कैटरेक्ट सर्जन। क्या ये डिफेक्ट समझ में आए? हाँ या ना? अब इन डिफेक्ट के बेटा न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। यस, सर्जरी करवाने के बाद कैटरेक्ट फिर से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। आंखों को तो यूज कर ही रहे हो ना,
है ना, तो क्लाउडी फिर से हो सकता है, लेकिन बेटा इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने आंखें यूज करी और तुरंत क्लाउडी हो गया ना, काफी टाइम लगता है। ये ओल्ड एज पर्सन को होता है, तो लगभग 30-40 ईयर्स तो लग ही जाता होगा ना, ठीक है। अब इसके भी क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, लेंस, क्या यूज कर रहे हैं, लेंस। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/, ऐसी एनर्जी, वाह, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो v क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, f क्या होता है, फोकल। अब यहाँ पे याद क्या रखना बेटा, जब आप डिफेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा लेफ्ट साइड पर। सर ये कैसी बातें कर रहे हो, हाँ सही बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि लेंस, करेक्टिव लेंस कर क्या रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दे रहा है, जहां पे आपको दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पर बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा यहां पर u का साइन कन्वेंशन कैसे लोगे, बिना सोचे समझे, नेगेटिव, v कैसा लोगे, हमेशा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। अब कंफ्यूजन होगा कि सर v कौन सा ले, u कौन सा ले, तो सबसे बढ़िया है बेटा, डिफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, v हमारा कौन सा होगा, जहां दिखाई देता है। तुम्हें क्या देखना है, भगवान देखने हैं, क्या देखना है तुम्हें, ऑब्जेक्ट दिखाई देना चाहिए। और करेक्टिव लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा, जहां तुम्हें दिखाई देता है। तो ये हमेशा याद रखना, v कौन सा होगा, जहां दिखाई दे। इज इट क्लियर, v और u का साइन कन्वेंशन नेगेटिव, कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। डिफेक्ट कौन सा है, भूल जाओ, आप हमेशा ये याद रखो, v कौन सा होगा, जहां मुझे दिखाई देता। मैं फाइनली क्या देखूंगा, u या कि v, मैं v देखूंगा। तो v कौन सा होना चाहिए, जहां मुझे दिखाई देता है। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। चलो इस पर कुछ एक क्वेश्चन कर लेता है, जैसे यहां पर फार पॉइंट मायोपिक पर्सन का कितना है, 50 सेंटीमीटर, कितना है, 50 सेंटीमीटर। यस, आपसे पूछा है क्या नेचर और पावर ऑफ लेंस का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो देखो लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैंने बोला था डिफेक्ट भूल जाओ कौन सा है, आप क्या याद रखोगे, v कौन सा है, जहां दिखाई देता है। अब इस ऑब्जेक्ट को कहां दिखाई दे रहा है, सर 50 पे दिखाई देता है, या सनु, तो मेरा v क्या हो गया बेटा, 50, और इसका साइन कन्वेंशन कैसा होगा, नेगेटिव। अब किसको देखना चाह रहा है, मायोपिक में क्या होता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा बेटा, इन्फिनिटी, 1/f। 1/infinity क्या होता है बेटा, जीरो, टफ मैथ्स है ना, 1/infinity क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो f कितना आया, -50 सेंटीमीटर। सरनेम क्या होगा, सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर कैसे निकालते हैं सर, 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर में, तो ठीक है रख देते हैं 100 माइनस f किस में रखा, सेंटीमीटर, तो -100 कितना, 50, कितना आएगा, -2 डायोप्टर। क्या मैंने ये सही सॉल्व किया है क्या, खुद ही चेक कर सकते हो। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज कर रहे थे, कॉनकेव, तो उसका पावर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। क्या यहाँ पे नेगेटिव आया, हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया, खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या इसमें मेरी जरूरत थी, नहीं, सॉल्व करने में तो थी। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, ये किसका है बेटा, एनसीईआरटी का। इसमें पूछा है पावर ऑफ द लेंस, है ना। फिर से क्या डिफेक्ट पता लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, लेंस यूज कर रहे हैं तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। v और u का साइन कन्वेंशन कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें v कौन सा ले, u कौन सा ले, लगाओ अकल, हाँ v कौन सा था, जहां दिखाई देता है, तो कौन सा देख रहा है पर्सन को, कौन सा दिखाई दे रहा है, 50, क्योंकि वो पढ़ सकता है ना। तो v कितना होगा बेटा यहाँ पे, -50 माइनस u कितना होगा, -25 इक्वल्स टू कितना होगा, 1/f। तो कैलकुलेशन करते हैं, -50 प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/f। कमजोर मैथ्स वाले बिल्कुल ना देखें, है ना। कितना आएगा यहाँ से एलसीएम, -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से f कितना आ गया बेटा, 50 सेंट। तो पावर कितना आएगा सर, वो आएगा 1/f। तो यहाँ पे 100/50 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 डायोप्टर। 100 कहां से आया,
यस, फोकल लेंथ किस में था? सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये मैंने सही सॉल्व किया है क्या? हाँ। कौन सा डिफेक्ट था? हाइपरमेट्रोपिया। 50 से कम डिस्टेंस में वो नहीं देख सकता। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते थे? कॉन्वेक्स। कौन सा यूज करते थे? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का पावर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? हमने सही सॉल्व किया। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस गरीबो, यस अनु। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हम कौन से प्रिज्म की बात करेंगे? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, जिसमें 2 सरफेस किसकी होंगी बेटा? ट्रायंगल की, और 3 सरफेस किसकी होंगी? रेक्टेंगल की। टोटल कितनी सरफेस? 5। अब यहां पर ये हमारा क्या है बेटा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये प्रिज्म की वर्टेक्स बोल देते हैं। इसका नाम क्या है? ए, बी और सी। तो लेट सपोज बेटा लाइट रे किस पे इंसिडेंट हो रहा है? ए बी पे। किस पे इंसिडेंट हो रहा है? ए बी पे। अगर ये प्रिज्म बीच में ना आता तो क्या होता? लाइट कैसे ट्रेवल करता? सर स्ट्रेट, अच्छा खासा जा रहा था। लेकिन अब कौन आ गया बेटा? प्रिज्म। ठीक है, अब इस ए बी सरफेस पर ध्यान से देखो तो लाइट रे कहां जा रहा है बेटा? रेयर से डेंसर। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा तो कहां बेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस पॉइंट का नॉर्मल कहां होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। यस अनु। तो लाइट रे कहां बेंड होगा बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ये बात सही है? नेक्स्ट यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या है? ये इसका क्या होगा बेटा? नॉर्मल। अब लाइट रे कहां जा रहा है? इस एसी सरफेस पर, डेंसर से रेयर। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगा तो कहां बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस अनु। तो इस प्रिज्म ने क्या किया? ऑब्जर्व करो क्या किया? लाइट की डायरेक्शन को क्या कर दिया बेटा? चेंज। हाँ या ना? ओके। तो इस रे को हम क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। यस अनु। और ये 2 बार रिफ्लेक्शन करके बाहर आया, लड़ा के आया बेटा, जिंदगी से स्ट्रगल करके आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। क्या ये बात समझ में? यस और नो? अब यहां पर देखो कि लाइट रे रिफ्लेक्ट कौन सी सरफेस से हो रहा है बेटा? ए बी और ए सी से। तो ए बी और ए सी को हम क्या बोलेंगे? ए बी और ए सी हमारे लिए क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेटा जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलके एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब ए बी और ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद जो सरफेस बचा उसको हम क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द प्रिज्म। तो लाइट यहां पर क्या हो रहा है? प्रिज्म क्या कर रहा है लाइट के साथ? उसको कहां बेंड कर रहा है? टुवर्ड्स द बेस। यहां पे हमने जो लाइट रे लिया है बेटा वो कैसा है? मोनोक्रोमेटिक। कैसा लिया है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिंगल कलर। जैसे तुम तो सिंगल हो लेकिन, है ना? कैसा है बेटा मोनोक्रोमेटिक? सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये समझ में आया? इसका डायग्राम कैसे बना रहे हैं? सीक्वेंस से फॉलो किया। यहां कहां जा रहा है? रेयर से डेंसर, फिर कहां जा रहा है? डेंसर से रेयर। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब यहां पर अगर बेटा हम देखें तो ये इंसिडेंट रे था, प्रिज्म से निकलने के बाद ये रे ऐसा हो गया, तो जितने एंगल से डेविएट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? यहां पर इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये हमारा इंसिडेंट रे था और इतने एंगल से क्या हो गया बेटा? डेविएट। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या ये बात समझ में है? हाँ या ना? तो कोई पूछ ले व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या ये सारा समझ में आया बेटा? हाँ या ना? सब लोग झूठ बोल दो एक बार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर हम सिंगल कलर ना ले, हम क्या ले? डबल। अगर हम क्या ले? मोनोक्रोमेटिक। हाँ मोनो तो हो गया ना, अब कौन सा लेंगे? पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक
पॉलीक्रोमेटिक मतलब मल्टीपल कलर्स की लाइट। अब वो कौन सी है बेटा? व्हाइट लाइट। क्या बात कर रहे हो? व्हाइट लाइट तो एक व्हाइट कलर नहीं होता बेटा। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। कौन सा? वेवगॉन। वेवगॉन का फुल फॉर्म वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बहुत बढ़िया बेटा, नर्सरी की क्लास यही चालू है ना। एलकेजी यूकेजी में यही पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं? पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक मतलब व्हाइट लाइट। तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिंट से पास होगा तो ये अपने कंपोनेंट्स कलर में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ब्रेक? रीजन क्या है? क्योंकि हर कलर का बेटा क्या है? वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। अलग अलग वेवलेंथ है तो हर कलर की स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग स्पीड होगी तो अलग अलग एंगल से क्या होगा? वो डेविएट होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर। जब भी कोई लाइट रे बेटा अपने कंपोनेंट्स कलर में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या ये बात समझ में आया? नेचुरल डिस्पर्जन देखा है कहाँ? तो तुम बारिश में डूबते नहीं हो? अच्छा, तुम बारिश में नहाने तो निकलते होंगे ना मैडम को? हाँ, रोज बारिश होती है। उसे नहाना कहते हैं बेटा, नहाना कहते हैं, उसे नहाना कहते हैं। चलो, तो यहां पर बेटा व्हाइट लाइट क्या होगा? अपने कंपोनेंट्स कलर में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। नेचुरल डिस्पर्जन हमने देखा है, दैट इज रेनबो। अब यहां पर जब डिस्पर्जन हो रहा है तो मुझे कलर का पैटर्न दिखाई देगा। अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया तो कलर का एक पैटर्न दिखाई देगा। उस कलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा कलर कौन सा था? नीचे वॉयलेट। तो वो सबसे ज्यादा क्या हुआ होगा अपने पास से? डाइवेट। और सबसे कम डाइवेट कौन सा हुआ? रेड। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रम में मोस्ट डाइवेटेड कलर कौन सा है? वॉयलेट। लीस्ट डाइवेटेड कलर कौन सा है? और बाकी कलर्स क्या आएंगे इसमें? बीच में। क्या ये बात क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, चलो इसका आंसर दो कि स्पेक्ट्रम में ऊपर से तीसरा कलर कौन सा है? अरे बहुत बढ़िया, बस हो गए तुम पास। कौन सा है? ब्लू। कौन बोला ब्लू? ये देखो, लगा दिया दिमाग। ये नीचे से तीसरा है ना बेटा, मैंने ऊपर से पूछा तो कौन सा होगा? येलो। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? सर इसके नाम में लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से वहां पे क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लिटिल स्टार, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, मतलब जहां स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो वहां पर नहीं है। दूसरा एडवांस क्या है बेटा? सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या बातें याद रखनी है कि जो एटमॉस्फेरिक हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, वो वैरी करता है। क्या करता है? वैरी। क्यों वैरी करता है? पहला तो ऐसे याद रखो, नॉट फिजिकल कंडीशन, नॉट सेम फिजिकल कंडीशन। हमारे अर्थ पर बेटा एटमॉस्फेयर में फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहता, नॉट सेम फिजिकल कंडीशन। एक तो ये। दूसरा, जब हम अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स जाएंगे, टुवर्ड्स दी अर्थ सरफेस, कहां से बेटा? कहां से जाओगे तुम? घर से। वाह बहुत बढ़िया, ये बच्चा स्पेस से आता है। टुवर्ड्स अर्थ सरफेस जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? स्लाइटली क्या होता रहता है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज। ठीक है, ये दो बातें याद रखो। इनकी जो हमारा एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी करता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है। दूसरा, अर्थ सरफेस के जब हम टुवर्ड्स आते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। हाँ या ना? तो जब हम अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज।
यानी कि वहां से लाइट रे आने वाली कंटिन्यूसली कहां आ रही होगी सर, रेयर से डेंस। रेयर से कहां आ रहा होगा बेटा, डेंस। और जब रेयर से डेंसर आ रहा होगा तो कहां बेंड हो रहा होगा, टुवर्ड्स द नॉर्म। क्या ये बात क्लियर हुआ, यस और नो, ये बात याद रखो तब आप उसके आंसर दे पाओ। तो सबसे पहले बेटा हम किसकी बात कर लेते हैं, ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, जब इंटेंसिटी में क्या हो बेटा, वैरी कर, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या कर रही हो, वैरी कर रही हो, तो ऑब्जेक्ट मुझे कैसा दिखाई देता है, ट्विंकलिंग करता हूं। तो हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स क्या है बेटा, बहुत बहुत दूर है। कैसे बेटा, बहुत दूर। तो जब उससे लाइट रेज आती है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण उसकी इंटेंसिटी में क्या आता है बेटा, वेरिएशन। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, स्टार को देख रहा हूं, तो कभी तो लाइट रेज क्या हो रही है बेटा, मेरे आइज में एंटर हो रही है, और कभी लाइट रेज मेरे आइज में एंटर नहीं हो रही है। तो वहां पर मुझे स्टार का क्या दिख रहा है बेटा, इंटेंसिटी में वेरिएशन। तो वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, ट्विंकलिंग करता हूं। लेकिन अगर मैं स्पेस में चला जाऊं तो, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाऊं तो स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं करते। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, तुम्हारी वजह से, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो सर अगर स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं तो प्लैनेट्स ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। क्योंकि प्लैनेट्स क्या है बेटा, हमारे बहुत पास में, बहुत पास में है, तो उससे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट रेज आ रही है। अगर थोड़ी बहुत इंटेंसिटी इधर उधर हो भी गई तो हमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी में वैरी। तो वो हमें कंटिन्यूसली कैसे दिखते हैं बेटा, कंटिन्यूसली दिखते हैं। लेकिन स्टार्स कैसे दिखता है, ट्विंकलिंग करते। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर बात करें अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ये क्या है बेटा, अर्थ। अर्थ, अर्थ कौन है, अर्थ, सर्कल, बहुत बढ़िया। अच्छा ये अर्थ नहीं है, ठीक है तो लिख देते हैं अर्थ। अब है ओके, अर्थ के आसपास क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेयर। अर्थ के आसपास पानी है, अर्थ पर पानी है कि अर्थ के आसपास पानी है, गरीब। मान लो यहाँ पे स्टार है, ठीक है बेटा, ऐसे समझो, जब इससे लाइट रे आ रही होगी बेटा, है ना, थोड़ा एटमॉस्फेयर का लेयर थोड़ा ज्यादा बड़ा बना लेते। जब स्टार से लाइट रे आ रही होगी तो वो कहां जा रही है बेटा, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। और जब अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स आएगा तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज। तो लाइट रे कंटिन्यूसली कहां बेंड हो रही होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और तुम यहां पर, तुम यहां पर बेटा ये तो लाइट रे क्या हो रहा होगा बेटा, कंटिन्यूसली बेंड हो रहा होगा, कहां, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और आपके आईज में क्या हो गया बेटा, लाइट रे एंटर कर गई, लेकिन आपके लिए तो लाइट ट्रेवल्स ना स्ट्रेट लाइन, तो आपको स्टार कहां दिखाई देगा, ऊपर। ये कौन सा है बेटा, उसका एक्चुअल पोजीशन। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये उसका क्या है बेटा, अपरेंट पोजीशन। क्या ये बात क्लियर हुआ, यस सर। सेम किस में होता है बेटा, सनराइज और सनसेट। सनसेट और सनराइज में भी क्या होगा, 2 मिनट का डिले और अर्ली, जिसकी वजह से हमारा डे कितना इंक्रीज हो जाता है, 4 मिनट। उसमें भी क्या हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण उसका क्या होगा, अपरेंट पोजीशन हमें दिखाई देगा। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो स्कैटर हो जाता है, बहुत बढ़िया। जब लाइट रे बेटा किसी टाइनी पार्टिकल्स पे फॉल होता है, किस पर, टाइनी पार्टिकल्स। जब कोई लाइट रे बेटा टाइनी पार्टिकल्स पे फॉल होता है तो वहां पर लाइट क्या हो जाता है बेटा, स्कैटर। यानी कि वहां पर क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मान लो घर पे एक कांच का ग्लास लेते घर पर, उसको छोड़ दो तो सबसे पहले क्या होगा, है ना। अब बात करते हैं जब वो कांच का ग्लास ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, वहां पर स्कैटर हो जाएगा। तो ऐसे ही जब लाइट रे बेटा किसी टाइनी पार्टिकल्स पे फॉल होता है तो वो क्या हो जाता है, लाइट रे स्कैटर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा पार्टिकल के साइज पर। लेकिन अगर मैं वेवलेंथ से रिलेशन दिखाऊं तो स्कैटरिंग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ,
जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे कम। यस, तो हम व्हाइट लाइट में बात करें तो व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 विबग्योर, हाँ या ना। तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है सर, रेड का, और सबसे कम किसका है, वायलेट का। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी, रेड। रेड की सबसे कम स्कैटरिंग होगी, क्यों होगी, क्यों होगी बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड। क्या ये बात क्लियर हुआ। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे भी बहुत सारे फिनोमेना है, कौन से, आपको स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू। डेंजर सिग्नल कैसे होते हैं, रेड कलर में। और सनराइज और सनसेट के टाइम पर आपको सन कैसा दिखाई देता है, रेडिश। ऐसा ना बाहर निकलते हो सनराइज देखने जाना है ना, फिर तो पता चलता है तुम तो सो रहे हो, है ना। तो रेड कलर कब होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पर, हाँ या ना। क्यों होता है बेटा, क्योंकि सारे बाकी सारे कलर्स क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। सबसे कम स्कैटर कौन सा हो रहा है, रेड। तो हमारी आईज में कौन सा कलर पहुंचता है, रेड, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन हमसे बहुत दूर होता है। बाकी सारे कलर्स क्या हो गए, स्कैटर। हमारी आईज तक कौन सा ट्रैवल करके आया, रेड, तो वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, रेडिश। ऐसे बेटा डेंजर सिग्नल कलर भी किसके होते हैं, रेड के। क्यों होता है, ताकि से जब फॉग या मिस्ट आए तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आता है, टाइनी पार्टिकल्स आते हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे, लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे, लेकिन फिर हमें दिखेगा नहीं। तो हमें एक ऐसे कलर का बनाना पड़ेगा जो ज्यादा क्या करे बेटा, कम स्कैटर हो और लॉन्गेस्ट ट्रैवल करे। तो वो कौन सा कलर होगा, रेड कलर। स्काई कलर हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स है बेटा, वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी करेंगे, ब्लू कलर की। जो मैक्सिमम करते हैं वो किसकी करते हैं, ब्लू कलर की। तो हमारे आईज में कौन सा कलर पहुंच रहा है, ब्लू। तो मुझे स्काई कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लू। अच्छा, अगर मैं स्पेस में चला जाऊं तो स्काई का कलर कैसा है, ब्लैक। क्यों, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं हुई, ये एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को याद करने का तरीका क्या बताया था सर, ni sin i इक्वल्स टू nr sin। अच्छा, ये कब मिलेगा क्रिटिकल एंगल, जब लाइट रे कहां ट्रेवल करे बेटा, डेंसर से रेयर। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट कैसा ट्रेवल करना चाहिए था, स्ट्रेट, यस और नो। लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण ये कैसा हो गया बेटा, अवे, कहां बेंड हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो कहां बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया है, तो इसलिए लाइट रे कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर। तभी हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे एनआई कौन सा लोगे, इंसिडेंट मीडियम। लाइट रे कहां से आएगा सर, डेंसर से आएगा, तो डेंसर से आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लोगे, डेंसर का। साइन आई, इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है बेटा, क्रिटिकल एंगल। एनआर कौन सा होगा हमारा, रेयर मीडियम। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहां से साइन आईसी की बात करें तो वो कितना हो गया बेटा, एनआर अपॉन एन। आर क्या है, रेयर मीडियम, डी क्या है, डेंसर मीडियम। तो यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आएगी सर, आईसी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एनआर अपॉन एन। क्या ये बात समझ में आया, हाँ या ना। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट। अगर मान लो मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल कर दूं तब क्या होगा सर, अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल कर दोगे तो लाइट रे क्या हो जाएगा, नॉर्मल से और बेंड होगा, और वहां पर क्या हो जाएगा उसका, टी आई आर। टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि सारा का सारा लाइट रे वापस कहां पे आ गया बेटा, उसी मीडियम में वापस आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, बहुत ही ब्राइटर। क्यों, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा,
सारी की सारी एनर्जी कहां गई, उसी मीडियम में वापस आ गई। तो यहां पर टीआईआर का कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो लाइट कहां ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर से रेयर, और जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, टीआईआर। टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर नॉर्मल रिफ्लेक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में वहां पर थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हो रहा होता है, थोड़ा तो बहुत क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा लाइट रे कहाँ आ गया बेटा, वापस उसी मीडियम में आ गया, यानी कि सारी की सारी लाइट रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे जो इमेज बनेगा, इससे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ब्राइटर। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। अगर एग्जांपल्स की बात करें कि सर टीआईआर कहां पे देखने को मिलेगा, डायमंड देखा है, अच्छा तुम तो गरीब हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, डायमंड देखा है, देखा है, तो मैं गरीब हूं बेटा, मैंने नहीं देखा, है ना। तो डायमंड क्या करता है बेटा, बहुत ज्यादा क्या कैसा होता है, ब्राइटर, चमकीला, तभी देखना है ना, जब मिले तो मुझे भी बता, ठीक है। मिराज 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 इफेक्ट देखा है, याद है, वो पापा को बोलते हैं कि पानी है लेकिन वहां पानी नहीं है, डेजर्ट्स में बोलते हैं ना कि पानी है लेकिन पानी तो नहीं है, वहां सब पानी है बट वहां जाएंगे तो पानी नहीं है, तो ऐसा मत बोलना, अगर ऐसा बोलोगे तो घर वाले क्या करेंगे बेटा, थप्पड़ मारेंगे, और मेरे पास आएंगे वो अलग। तो इससे बढ़िया क्या बोलोगे, मिराज, कि पापा आपको मिराज इफेक्ट के बारे में बताते हैं, ये हाईवे पे भी देखने को मिलता है, तो पापा को क्या बोलोगे अगली बार, मिराज, मिराज इफेक्ट देखो, पापा को समझ में आए या नहीं आए, लेकिन उनको लगेगा कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड यूज करना। ग्लास प्रिज्म से भी हम क्या कर सकते हैं, टीआईआर। ऑप्टिकल फाइबर, आपके वाईफाई वगैरह यूज करते हो बेटा, स्पीड फास्ट आती है, अच्छा तुम वाईफाई, सब गरीब है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या है, कौन सा फिनोमेना यूज होता है बेटा, टीआईआर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से एनर्जी क्या करनी होती है, हमें काफी दूर तक पहुंचानी होती है, तो एनर्जी का लॉस ना हो तो हम वहां पर कौन सा यूज करते हैं, टीआईआर। हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ एप्लीकेशन की बात करें। एयर बबल, एयर बबल कभी देखा है, शाइनिंग करता है, वो भी किसकी वजह से करता है, टीआईआर। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ पर मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, है ना, इन होमवर्क को जरूर सॉल्व करना, आपको थोड़ा सा क्या हो बेटा, इंप्रूवमेंट मिले, आपके मार्क्स और ज्यादा इंक्रीज हो, एक बार गो थ्रू करना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, है ना, बैठ जाओ सब लोग, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।